मैथिली समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लगा आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ। हाँ आजुक जे कथा यात्रा है, ये कथा यात्रा के सूत्रधार है अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन। जनतब देने छी जे एखन बाबा नागार्जुन के एगो उपन्यास छनि रतिनाथ की चाची। तो रतिनाथ की चाची के जे छै से एखन एपिसोड बनाकर जे छै से एखन निरंतर हम अहाँ सबके समक्ष राखि रहल छी। कालजयी उपन्यास है, सब गोटा जनै छियै बाबा का रचना सबटा कालजयी रचना है। ओहियोमे ई रतिनाथ की चाची जे छै से एक बहुत मनोरंजक, बहुत हृदय स्पर्शी नॉवल कहि सकै छियै, उपन्यास कहि सकै छियै। हिंदीमे छै। विचार इएह भेल, शुरूमे ई मैथिलीएमे लिखने रहथिन वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नामसँ, बादमे बाबा नागार्जुन के नामसँ जे छै से एहि उपन्यासके जे छै से ई हिंदीमे अनुवाद केलखिन। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई अगिला कड़ी, एहि कड़ीके शीर्षक छियै रति आ तरकुलबा। रतिनाथ के रति कहल जाइ छलै, घरक नाम रति आ तरकुलबा। तरकुलबा चाची के नैहर आ रति, तऽ रति तरकुलबा जाइ छै, ओहिमे की अनुभव रति के भेटै छै, वही सब किछु के आइ वर्णन कर रहल छी। आम अब बड़े बड़े हो गए थे, बैसाख का महीना खत्म हो गया था। चाची के न रहने से इस बार सतुआ संक्रांति रति के लिए फीकी रही। बीच बीच में कई बार अंधर और तूफान आया, इतना आम गिरे कि घिभी की टहनियाँ हल्की हो गई। अचार तो बनाता ही कौन, रह गई आमिल और फांकी की बात। इसमें जयनाथ ने तत्परता दिखाई, दो मजूरीन रखकर गिरे पड़े आमों की आमिल और फांकियाँ उन्होंने काफ़ी बनवा ली। जयनाथ वही रति का बाप। अब इक्के दुक्के आम पकने लग गए थे। एक दिन सुबह सुबह रतिनाथ ने एक पका हुआ आम पाया और खुशी के मारे चिल्ला उठा, पिताजी यह देखिए कैसी बढ़िया है। घर के अंदर से ही जयनाथ ने आवाज़ दे दी, अरे सूंघ मत लेना, भगवान को भोग लगाएंगे। रति ने यह आम लाकर फूलडाली में रख दिया। इस बार शुभंकरपुर में आम खूब फला था। इस बार शुभंकरपुर में आम खूब फला था। जिसके बाग में 10-5 भी कलमी पेड़ थे उसकी तो बात ही नहीं, लेकिन बिज्जू के पेड़ जिनके बाग में थे उनके लिए सचमुच ही आम कम था। जयनाथ के पिता एक कलकतिया और एक मालदा की कलम लगा गए थे। सेवा नहीं होने के कारण ये दोनों पेड़ प्रौढ़ होने से पहले ही बुढ़े हो रहे थे। कुछ डालें सूख गई थी, कुछ में टहनियाँ कम थी, फिर भी 100-200 आम हर साल दे देते। मालदा लंगड़ा का पेड़ लंबा नहीं फैला हुआ था। जब जयनाथ नहीं रहते उस समय मालदा की टेढ़ी मेढ़ी डालों पर रतिनाथ का एक छत्र राज रहता और वह टोल पड़ोस के 5-7 लड़कों को बुलाकर खेलने लग जाता। और इस बार तो मालदा में गिने गिनाए 50 आम बच गया था। मालदा आमों का राजा, जिसमें एक बार जिसने खाया उनका कहना यही रहता था कि ऐसा आम तो हमने कभी खाया ही नहीं। कलकतिया फलने में बहादुर होता है, लेकिन जयनाथ का भी यही कलकतिया अपने मालिक की लापरवाही से चीरकर कसम खा बैठा था, कम से कम फलो। इससे क्या, आम के अपने पेड़ फले या न फले, जयनाथ ब्राह्मणों की भिक्षावृत्ति के बहुत प्रशंसक थे। राजा बहादुर की ड्योढ़ी के चारों ओर सैकड़ों बीघा कलम बाग थे। दुनिया के लिए आम का आकार भले ही हो, लेकिन राजा बहादुर की एस्टेट कभी आम के फलों से खाली नहीं जाती थी। 10-10, 5-5 करके अगर फलते तो लाखों फल निकल जाते। बम्बई आम जेठ से ही पकने लगता है, बथुआ ठेठ कुआर तक जाता है। इन 4-5 महीनों में एस्टेट के कर्मचारी आम खा कर लाल बुंद हो जाता है। अवध नारायण मल्लिक राजा बहादुर के यहाँ दीवानगिरी करते थे। मल्लिक जी के घर बच्चे होकर मर जाते, न लड़का जीता न लड़की। तारा बाबा के आदेश से दीवान जी साधु ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे। जयनाथ पर तो उसकी खास कृपा थी। वे कई बार मल्लिक जी के यहाँ महामृत्युंजय जप कर चुके थे। दक्षिणा के अलावा 2 धोतियाँ, कम्बल का आसन, अर्घा, पंचपात, आचमनी, तांबे की पवित्री अंगूठी मिला करती। जितने दिनों तक जप चलता तस्मय यानी खीर और पकवानों की एक भुक्ति होती। जयनाथ को मल्लिक जी पर बड़ा भरोसा रहता था।
जब जाते शास्त्र पुराण की बात सुनाकर कोई न कोई चीज़ एक आध रुपया ले आते थे। दीवान जी की तीसरी पत्नी का मैका मणिकपुर में था और जयनाथ की भी शादी वहीं हुई थी। गांव के रिश्ते थे, वह जयनाथ की सरबेटी होती थी और उन्हें फूफा कहा करती थी। इस प्रकार मल्लिक जी के परिवार में जयनाथ का प्रवेश हो गया था। अब दुनिया में चाहे आम फरे या न फरे, मल्लिक जी बरकरार रहे। जयनाथ को और चाहिए ही क्या। 8-10 दिन बीतते बीतते गिरी के आम पक पक कर टपकने लगा। दिन भर की प्रचंड गर्मी, दोपहर रात तक ठिठकी हवा और उसके बाद रात्रि शेष में जब दक्षिण पवन ग्रीष्म ऋतु की श्रांत शिथिल अलस प्रकृति नदी के सिमटे हुए आंचल से फड़फड़ाने लगता तो घिबही के विशाल वृक्ष से असंख्य टहनियाँ उच्छादित हो उठती। टप टप करके आम उसमें से गिरने लगते। पूर्वी आसमान के शुक्र तारा अपने मधुर उज्ज्वल प्रकाश से के दिग्ध धुओं से ललचाता हुआ सहसा उग आता कि रति की आंखें खुलती। वह पेड़ के नीचे जाकर आम चुनने लगता। एक एक करके बीती बातें उसे याद आती। पद्मा की आंखें, बाघों की लंबे बाल, अपर्णा की गोल मटोल चेहरा और इन सब पर अपने बड़े बड़े परंतु हल्के पंख फैलाकर मुस्कुराने वाली चाची का वह अनुपम सौंदर्य। आसिन की दूध धुली रातों में इन लड़कियों के साथ वह छुटपन से ही हर श्रृंगार के फूल चुनता आया है। बाप की मार खाकर यही जगह है कि घंटों खड़े होकर माँ की याद में उसने आंसू बहाए हैं। यही वजह है कि चाची की अशेष सहानुभूति का अधिकृत उत्तराधिकारी की भांति हृदय में उपभोग किया है। तब तक जयनाथ भी उठ जाते हैं और अच्छी तरह पाँव फट चुकी होती। फिर बिहान हो जाता। पूर्वजों के खुदबाए हुए अपने उस छोटे से पोखर की हल्की लहरों पर जब रतिनाथ बाल रवि की किरणों को मचलते देखता तो सीरन से उसका रोम रोम कंटकित हो उठता। जयनाथ का उमानाथ की माँ पर तो ध्यान था ही। फिर भी तारा बाबा ने जो यंत्र दिया था उसे उन्होंने तरकुलवा नहीं भेजा। लिफाफे में भेजने से यंत्र का प्रभाव घट जाता। शूद्र के द्वारा इसे भेजा ही नहीं जा सकता। अंततोगत्वा जयनाथ ने तय किया कि रत्ती को तरकुलवा भेजेंगे। कुल्ली राउत को साथ कर दिया। यह खबा 70 साल का था। बातचीत रंग ढंग और बना देखाव ऐसा था कि अपरिचित लोगों को भ्रम हो जाता कि यह ऊंची जाति का है या कोई नीची जाति का आदमी। उसे संस्कृत के भी कई श्लोक याद था। जनों का मंत्र भी वह जानता था। कहते संकोच होता है, गायत्री भी उसे आती थी। संकोच इसलिए कि जिस गायत्री के लिए ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार होता है वो सिर्फ द्विजों का चीज है। उस महान प्रणव को एक शूद्र जान जाए यह असहज है। कैसे उसने सीख ली थी। जयनाथ ने इस बात की शिकायत की तो वह फुफकार उठे। जयनाथ से इस बात की किसी ने शिकायत कर दी तो वह फुफकार उठे, साले की चमड़ी उधेड़ दूंगा। शूद्र है तो शूद्र की भांति रहे। गायत्री पढ़ेगा, जनों का मंत्र पढ़ेगा, उसका हम बुरा हाल कर देंगे। तरकुलवा के रास्ते पर दरभंगा महाराज का एक बड़ा सा पोखर पड़ता है। तरकुलवा के रास्ते पर दरभंगा महाराज का एक बड़ा सा पोखर पड़ता है। वहीं दोनों ने स्नान किया। रतिनाथ ने जल्दी जल्दी संध्या की तो कुल्ली राउत ने टोका, बबुआ तुम नील माधव उपाध्याय के वंशधर हो, फिर अपने धर्म कर्म में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाते हो। कहीं कोई जान जाएगा तो शुभंकरपुर की हंसी हो जाएगी ना बबुआ। रत्ती ने जवाब दिया, अरे यहाँ कौन देखता है, देखना चलकर तरकुलवा में घंटा भर नाक न दबाए रहा तो जो कहो। राउत ने मुस्कुरा कर कहा, तो लो बाप का गुण तू सीख गया है। जयनाथ भी जब दूसरी जगह जाता है तो चार घंटा पूजा करता है और घर पर में आधे घंटा में समेट लेता है। रति को बात लग गई। ऊपर से उसने कहा, चलो राउत धूप कड़ी हो जाएगी। दोनों चले, परंतु रास्ते भर रतिनाथ यह सोचता रहा कि राउत का कहना गैर वाजिब नहीं था। पिताजी अपने यहाँ तो पूजा पाठ आधा घंटा में ही लगाते हैं पूजा पाठ में, मगर लोगों के सामने गप्पे खूब मारते हैं। क्या किसी को ऐसा करना पड़ता है। रतिनाथ को कुल्ली राउत बहुत ही चतुर, बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ा। वह सोचने लगा कि अगर यह भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ होता तो निश्चय इसके बदन पर फटे पुराने कपड़े ना होते। हमारे जूठन खाकर, हमारी पहिरन पहनकर इसके बच्चे पलते हैं। उन्हें कभी स्कूल और पाठशाला जाने का अवसर नहीं मिलता। क्या मर्द क्या औरत इन लोगों
का जीवन बड़ी जाति वालों की मेहरबानी पर निर्भर है। सोचते सोचते रतिनाथ का दिमाग चकराने लगा। बच्चा का दिमाग बहुत सोचते सोचते वो अपने आप को नर्वस महसूस करने लगा। तो तरकुलवा नज़दीक आ गया था। पूछने पर एक घर से आवाज़ आई, ग्वाले का घर है। कुल्ली ने रत्ती से कहा, आ तो गए ही बबुआ, जरा सुस्ता न ले। इस सुस्ताने की ओट में कुल्ली राउत को तम्बाकू पीने की इच्छा काम कर रही थी। अंदर से बुढ़िया निकली तो कुल्ली ने कहा, पिन्नी हमारे पास है, तुम हुक्का भर कर ला दो। और आग नहीं चाहिए, मुस्कुराकर बुढ़िया ने कहा। फिर उल्टे पैर आंगन चली गई। अब पिन्नी लेती गई थी। हुक्का और चिलम जब आई तो राउत रतिनाथ को तरकुलवा का भूगोल बता रहे थे। 5 कोस उत्तर नेपाल है, पूरब लोकहा थाना है, दक्षिण थाना फुलपरास पड़ता है, पश्चिम कमला मैया बहती है, जमीन बड़ी उपजाऊ है, 2-2 मन कट्ठा धान तरकुलवा में उपजता है। फिर तन्मय होकर राउत तम्बाकू पीने लगा। पता नहीं उस समय में बुढ़ा बुढ़िया लोग वो हुक्का पिया करते थे। वो उसमें पिन्नी बड़ा विचित्र गंध होता था। अब कैसे वो लोग पीते थे, उसमें पानी भर कर, उसमें क्या सिस्टम था, आज तक मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया है कि वो कौन सी। आज भी हमारे बिहार में तो अब कम देखते हैं वो हुक्का गुड़गुड़ाने की बात। लेकिन दिल्ली कभी कभार जाते हैं तो वहाँ का जाट जो है, जाट समुदाय में अभी भी वो पिन्नी और हुक्का जो है वो खूब चलता है। तो वही गुड़गुड़ाते जब जी भर गया तो हुक्का बुढ़िया को थमा दिया वो राउत। हाँ, चुम्बन झा का घर राउत को मालूम था। वह कई दफे भार लेकर तरकुलवा आया था। सीधे दोनों जयकिशोर बाबू की दलान पर जा पहुँचे। रतिनाथ आंगन में चला गया। चाची पूरब की ओर वाले घर के वसारे पर बैठी थी। आंखें 4 होते ही वो बोल उठे, अरे रत्ती, आजा बेटा, इतनी बड़ी कड़ी धूप में पैर तो तुम्हारे जरूर ही पक गया होगा। साथ कौन आया है? राउत। हाँ, कहते हुए रत्ती वसारे पर पहुंचा और चाची के पैर छुआ। गौरी ने उसे छाती से लगा लिया और टुड्डी छोटी हुए बोले, हे भगवान, भूखे पेट इस जेठ में कैसे आया होगा मेरा लल्ला। रत्ती ने कहा, नहीं चाची, भूख नहीं है, चीड़ा और आम साथ में था। आंखें नचाकर चाची ने कहा, रहने भी दो, चीड़ा और आम पेट पांजर में सटा जा रहा है और भूखे नहीं है। रत्ती ने देखा, अखाड़ में जब पहले पहल किसी दिन मूसलाधार वर्षा होती है तब जिस तरह धरती का सद्या स्नात रूप निखर जाता है, उसी प्रकार चाची का शरीर लगता है। 1.5 मास पहले चाची की शक्ल जैसे कुछ पीली पीली लगती थी, अब वैसा रंग नहीं था। इस परिवर्तन का रहस्य उस किशोर का मन भला जान ही कैसे सकता था। उसके लिए इतना काफ़ी था कि बीमार होकर चाची तरकुलवा आई थी। अब राहु मुक्त चंद्रकला की भांति अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य को फिर से उसने पा लिया है, यानी चाची का तबीयत ठीक हो गया है। रति को क्या पता, छोटा बच्चा था। लोटा हुआ ठंडा पानी लाकर अपने ही हाथ से चाची ने रति के पैर धोए, अपने ही आंचल से उन्हें पोंछा और कहा, राउत को भी पानी दे आओ, हाथ पैर धोएगा। जब तक राउत को पानी देकर वह आया तब तक इधर चाची ने कांसे की उस चंचमाती थाली में खाना परोस रखा था। वह खाने बैठा तो चाची पंखा झलने लगी। खाते खाते रति ने पूछा, क्यों चाची, इस साल इधर आम की फसल कैसी है? पंखे की बेंट से अपने टुड्डी को टेक कर चाची बोली, अरे 8 आना समझो। रति की आंखें चमक उठी। वह गुनगुनाया, फिर तो 10 दिन रहने का मन करता है। इतने में उसे भूली हुई कोई बात याद आई। खाते खाते ही गौर से उधर उधर नजर घुमाई, नानी दिखाई नहीं पड़ रही है। पंखा झलते हुए चाची ने कहा, अरे रात में चोर ने आम तोड़ लिया, मालदा के 2 पेड़ साफ कर दिया, माँ वहीं गई है। बुढ़िया बहुत चिल्ला रही है, चोरों को गरिया रही है, जो कुछ बच रहा है उसकी हिफाजत का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। रति मचल उठा, खाने के बाद मैं वहीं जाऊंगा नानी के पास, मैं भी देखता हूँ कौन चोर तोड़ा है। रति अपना था तो बच्चा, लेकिन अपने आप को पुरुष समझता था। नहीं बेटा, जब ठंडा होगा तब जाना, अभी बहुत धूप है और मैं तो राउत के सामने जाती नहीं, बूढ़े को खाना कौन खिलाएगा। वह इस दलील से चुप हो गया। राउत को खिलाकर और 2 टुकड़े सुपारी देकर रति अंदर आया और जयकिशोर बाबू के पलंग पर चाची के पास सो गया। थोड़ी दिन बाकी रहा तो गौरी की माँ बाग से लौटी। रतिनाथ को देखकर बहुत खुश हुई बुढ़िया। शाम को रति और राउत बाग की ओर टहलने गया। बम्बई आम जा रहा था, मालदा का पकना शुरू हो गया था। एन मौके पर चोरों ने धावा बोला, फिर भी
150-200 बचे रहे। दोनों ने घूम घूम कर सारा बाग देखा। राउत को भी तबीयत हुई कि 10 दिन रहकर आमों की बहार लुटी जाए, मगर उसे अपने खेत याद आया जो मरुआ रोपने के लिए तैयार पड़ा हुआ था। राउत 2 ही दिन तरकुलबा में रहा, फिर भी काफ़ी आम उसे खाने को मिले। गौरी की माँ को खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था। स्वयं विधवा होने के कारण वह निरामिष भोजी थी, परंतु आगंतुकों के लिए दूर दूर से मछलियाँ मंगवाती, खस्सी पिटवाती। यह ठीक है कि कुल्ली राउत के लिए तरकुलबा में कभी खस्सी नहीं पिटवाई गई, फिर भी उमानाथ की नानी का स्वागत सत्कार 10 बूढ़े खवासों के लिए इस बूढ़े खवास के लिए बड़ा आकर्षण रखता था। वो 2 दिन रहा और तीसरे दिन प्रातःकाल शुभंकरपुर के लिए रवाना हुआ। चाची ने जयनाथ के लिए 10 बम्बई और 10 मालदा आम दे दिया राउत के हाथ। समाज उन्हीं को दबाता है जो गरीब होते हैं। बहुत बड़ी बात बोले हैं। समाज उन्हीं को दबाता है जो गरीब होते हैं। शास्त्रकारों को बलि के लिए बकरे ही नजर आए, बाघ और भालू का बलिदान किसी को नहीं सूझा। बड़े बड़े दांत और खूनी पंजे पंडितों के सामने थे, इसीलिए इधर उधर नजर फेर कर उन्होंने बेचारे बकरों की बलि का फतवा दे डाला पंडितों ने। गौरी की माँ समाज के लिए बाघिन थी। अब सुनिए गौरी की माँ की चरित्र। गौरी की माँ समाज के लिए बाघिन थी। बुढ़िया गांव में बहुत बड़ी कहबिका थी। किसकी मजाल जो बुढ़िया के सामने 2 शब्द मुंह उठाकर बोल दे। इतना बड़ा कुकांड हो जाने पर भी तरकुलबा में किसी ने भी गौरी की माँ को खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कह पाया। गर्भ गिराने के ठीक 11वें दिन उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की। गांव भर को आमंत्रित किया। 5 ही 6 लोग थे जो नहीं आए। उनमें से 3 तो ऐसे थे जिसकी घर से पुश्तैनी अनबन थी। बाकी 2-3 ऐसे थे जिसका ख्याल था कि सिमरिया घाट जाकर प्रायश्चित कर लेने के उपरांत ही सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए थी। गौरी की माँ का कहना था कि बूंद भर गंगा जल में भी उतनी ही सामर्थ्य है जितनी कि सिमरिया घाट के गंगा में। यूँ कोई कहे तो हमारी बेटी 25 बार गंगा नहाने को तैयार है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप तो इसने किया नहीं है, फिर महज मामूली बीमारी के लिए किसी को इतना बड़ा दंड मैं कैसे दिलवाती। गरी छुहारे और मुनक्के डालकर पंजीरी तैयारी की गई। श्रोतागण, यहाँ पंजीरी जो है, ये पंजीरी सत्यनारायण भगवान का पूजा जो रात में होता है उसमें एक गोल सा प्रसादी का गोल बनता है, उसे पंजीरी कहा गया है। पुरोहित महाराज थे बूढ़ो वैदिक नरेश ठाकुर। गुलाबी रंग के रंगी हुई 2 धोतियाँ सत्यनारायण स्वामी को चढ़ाई गई थी। पीले रंग के रंगा हुआ 3 हाथ का एक अंगोछा पुजारी बने थे। शंकर बाबा संकल्प करते समय वैदिक जी ने जयकिशोर की माँ से कहा, गौरी बिटिया से कहो पुजारी के सामने आकर जरा बैठ जाए। स्वच्छ सफेद शांतिपुरी धोती पहने गौरी सामने आई। तब संकल्प हुआ, ओम अद्य ज्येष्ठे मासे शुक्ले पक्षे त्रयोदश्यां तिथो निवृत्त रोगाया अस्यांग श्री गौरी देव्या सर्वाप्याति प्रसन्नार्थ सांग सायुध सवाहन सपरिवार श्री सत्यनारायण पूजन महं करिष्यामि। पूजन हुआ, कथा हुई, विसर्जन हुआ, फिर आमंत्रितों को प्रसाद बांटा गया। इस बीच में रह रहकर ढोल पिपी वाले गीत बजाते रहे। छांट कर जिन 15 ब्राह्मणों को खाने पर निमंत्रण दिया गया था उन्हें खिलाया भी गया। गांव की 3-4 वृद्धाओं ने भी सहयोग कर दिया। गौरी की माँ को किसी की परवाह नहीं थी। हाँ, बेटे का डर जरूर था। अभी जयकिशोर के आने में 8-9 दिन देरी थी। उनके आने से पहले ही गौरी ने शुभंकरपुर लौटना चाहा। इस विचार से माँ भी सहमत हो गई। जेठ की पूर्णिमा को रात के समय बैलगाड़ी पर रत्ती और चाची राजनगर स्टेशन की ओर चले। गाड़ीवान एक ग्वाला था। गांव से बाहर आने पर रतिनाथ ने बाबा से कहा कि स्टेशन बहुत दूर है, आइए आप भी चढ़ लीजिए। गांव के बाहर आने पर रतिनाथ ने बाबा से कहा कि स्टेशन बहुत दूर है, आइए आप भी चढ़ लीजिए, नहीं तो थक जाएंगे। दांतों तले जीभ दबाकर बाबा ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। रत्ती बाबा की ओर बकर बकर ताकने लगा। बच्चा अपने हाथ से उसका हाथ दबाकर गौरी ने कहा, बाबा कभी बैलगाड़ी पर नहीं चढ़े। तुम्हारा गांव कहने के तो पंडितों के गांव है, किंतु आंख मुंह ढककर बड़े बूढ़े भी बैलगाड़ियों पर दूर दूर तक जाते हैं। तुम्हारे बाप को भी मैंने कई बार बैलगाड़ी पर बैठे देखा है। यानी क्या क्या परंपरा थी उस समय में। जो पंडित लोग होते थे वो बैलगाड़ी पर भी नहीं बैठते थे। मतलब कितना विचार था कि पशु को हम दंड ना दें।
रत्ती को बूढ़े बाबा के प्रति एक अजीब सी श्रद्धा आ गई। वह बोला, तो चाची कुछ दूर तक मुझे भी इन्हीं के साथ पैदल चलने दो। पागल कहीं का, चाची ने डांटा। फूल कर पैर तुम्हा हो जाएगा। आखिर रत्ती नहीं माना, छलांग मारकर नीचे आ गया और शंकर बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने मुंह खोला, क्यों बाबा, आप बैलगाड़ी पर क्यों नहीं चढ़ते? बाबा ने सुर्ती फाँक रही थी। थूक कर कहा, बच्चा, अब कोई इस बातों का विचार नहीं करता। बैल ठहरे शिव जी के वाहन, महादेव के वाहन हैं। इनके चारों पैर धर्म के ही चार चरण है, इसीलिए ब्राह्मण न हल जोतते हैं न गाड़ी चलाते हैं। चरना भी मना है। आप सुनियो, ब्राह्मण किया नहीं हर जोते जे, आ किया नहीं बैलगाड़ी पर चढ़े जे। वो एकर एक्सप्लेन एतऽ केलखिन है बाबा। बाबा ने एक बार फिर थूका। रत्ती ने फिर पूछा, तो क्यों लोग चढ़ने लगे हैं? तो क्यों लोग चढ़ने लगे हैं? हल तो कोई नहीं जोतता है, हल तो कोई नहीं जोतता। बाबा ने चलते चलते रतिनाथ का कंधा पकड़ लिया और थोड़ा रुक गया। बोले, घोर कलजू आ गया है बउआ, आज नहीं तो कल ब्राह्मण भी हल जोतेगा, देख लेना। अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राह्मण, सुना है प्याज लहसुन मुर्गी का अंडा खाता है। इतना कहकर बाबा ने फिर थूक दिया। गाड़ी चली जा रही थी। ढचर ढचर ढच। गौरी उसी पर लेटी पड़ी थी। आकाश के चांद अमृत बरसा रहा था। हौले हौले हवा चल रही थी। तारों को एक दूसरे से दूर देखकर उसे फिर एक बार अपनी और एकाकी जीवन का ख्याल आया। स्त्री और पुरुष और स्त्री एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के रहित कुछ नहीं है। इसके बाद गौरी को वह व्यक्ति याद आया जिसके हाथ में आज से 22 साल पहले वैदिक जी ने उसका हाथ थाम दिया था। फिर उसे अपना अभाव, अभियोगग्रस्त और दाम्पत्य जीवन याद आया, जो इसी गाड़ी की भांति ढचर ढचर कुछ दिनों के लिए जैसे तैसे चलता रहा। इस गाड़ी के भी दो बैल बराबर नहीं है, इनकी भी जोड़ी ऐसी ही विषम है। इसके बाद अपने हृदय आकाश में अकस्मात उग आने वाले उस स्वस्थ तरुण की याद आई जिसे लोग जयनाथ कहते हैं। तब गौरी ने रतिनाथ की ओर मुड़कर देखा। वह बाबा के साथ आहिस्ते आहिस्ते चला जा रहा था। चांदनी में उस किशोर का सुंदर मुखमंडल चमक रहा था। मन हुआ कि आवाज़ देकर फिर उसे गाड़ी पर बिठा ले, और सचमुच ही उसने आवाज़ दी, आओ गाड़ी पर बैठ जाओ रत्ती। रत्ती ने ऐतराज नहीं किया, चुपचाप आ बैठा। हिलती डुलती उस गाड़ी पर थोड़ी देर बाद वह नींद के झकोरे खाने लगा और चाची के बदन पर उठन गया। उस समय तक गौरी रतिनाथ की देह पर हाथ फेरती रही। उसे सासा ख्याल आया कि जयनाथ को धर पकड़ कर अगर किसी तरह दूसरी शादी कर लेने के लिए राजी कर लिया जाए तो कैसा रहे। एक ही खतरा है कि सौतेली माँ इस लड़के की ज़िंदगी भर परेशान करती रहेगी। अरे क्या परेशान करेगी, मैं भी तो रहूँगी। रत्ती को अपने साथ रखूँगी, अपनी दुनिया लेकर जयनाथ और उनकी बीवी अलग रहे। दूसरा फायदा इससे यह होगा कि मुझ पर जयनाथ की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। नई नवेली सहचरी पाकर निश्चित ही है कि मेरी ओर उसका मन खट्टा हो जाएगा। तीसरा फायदा यह कि इतने बड़े आंगन में रात बिरात मुझे अकेले रहना पड़ता है, एक साथीन मिल जाएगी। आधे रास्ते पर एक और बहुत ही चालू एक कुआं पड़ता था। शंकर बाबा झटक कर आगे जा चुके थे और उसी कुएं पर बैठे सुस्ता रहे थे। गाड़ीवान को दूर से उन्होंने आवाज़ दी, रोकना हो। सड़क कुएं से 2 बीघा थी। गाड़ीवान सोया हुआ था। बैल बेचारे लीक पकड़ कर चले जा रहे थे। बाईं ओर जो जूता था वह सिलेबिया संभलिया था और दाईं ओर धौला। दिलडाल, चाल डाल, रंग ढंग सभी दृष्टि से सिलेबिया अव्वल था। उसकी तुलना में धौला काफ़ी हल्का। सिलेबिया की गर्दन में घंटी बंदी थी। उसकी टन 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 नीरव निशीत को अवश्य दूर तक प्रतिध्वनित होती होगी। बाबा की परिचित आवाज़ सुनकर बैल ठिठक गया और हल्का सा धचका लगा कि गाड़ीवान की नींद टूट गई। गाड़ी और रतिनाथ भी जगे, गौरी और रतिनाथ भी जग गए। सबने उतरकर पानी पिया। कुछ देर खड़े रहने पर बैलों को भी दम मारने की फुर्सत मिली। उन्होंने मूता। करीब आधा घंटा के बाद गाड़ी फिर चली। दूर की निमिर अमराइयों में की चुहचुहिया की आवाज़ आ रही थी। शंकर बाबा राह चलते सोते जा रहे थे। एक बार आंख झपकती तो 10 कदम उसी हालत में बढ़ जाते। उस देहात की कच्ची सड़क थी। राह के किनारे एक ओर तो गाड़ी की लीक थी, दूसरी ओर पगडंडी पर कहीं धूल, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं दूब तो कहीं कुछ और। बाबा के पैरों में खुरदरी, उंगलियों में दूब उलझ जाते तो नेत्र खुल जाते। मिट्टी और धूल से तो पैरों की
को कोई डर था ही नहीं। इस स्थिति में चुचुहिया की मधुर आवाज़ ने बाबा को एकदम जगा दिया। उन्होंने प्रभाती की तान छेड़ दी, यानी पराती गाना शुरू कर दिया। जागो हो ब्रजराज, लाज मोर राखो हो ब्रजराज। स्टेशन करीब आ गया था। बाबा ने गाड़ीबान से कहा, अभी तक बैल अपने मन से चले आए, अब जरा इसकी पीठ थपथपाओ, चाल तेज होगी तो संभव है कि सुबह वाली ट्रेन मिल जाए, नहीं तो दिन भर राजनगर में ही उगड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या है, अभी लौट जाओगे। गाड़ीबान ने कहा, तो बाबा तुम चलो झपट कर आगे, टिकट उकट लो। उसने शवासी देकर बैलों को ललकारना शुरू किया। वे सरपट दौड़ने लगे। उसकी जोड़ी ठीक रहती तो खूब दौड़ सकते थे। थोड़ी देर में बैलगाड़ी राजनगर पहुंच गई। महाराजा ने महलों की बगल से निकलते हुए आगे उसने कमला का पुल बना दिया था, बस स्टेशन। और ठीक उस दिन सुबह वाली ट्रेन घंटा भर लेट थी। अभी जयनगर से ही चली थी। जयनगर के बाद खजौली और खजौली के बाद राजनगर। शंकर बाबा, चाची और रत्ती प्लेटफार्म पर आ बैठे। सामान ज़्यादा नहीं था। गाड़ीबान को उन लोगों ने छुट्टी दे दी, मगर उसने कहा, क्या है, आधा पर देर होगी तो क्या होगा, आप लोगों की गाड़ी जब छूटेगी तब मैं अपनी लड़िया हाँक दूंगा। शंकर बाबा ने दूसरी तीसरी दफ़े पेटमैन से पूछकर मन को पक्का किया कि आधा घंटा और बाकी है। तब स्टेशन से बाहर निकलकर पुल पार कर एक बाग में पहुंचे और आम की 2-3 दतमने तोड़ करके आया। इसके बाद नदी के किनारे बैठकर दांत साफ करने लगा। सोचा, बहुत दिन हो गए कमला स्नान नहीं किया है, आज तो हो नहीं सकेगा। लौटते समय हे मैया, आपस में तुम्हारी धारा में 2 डुबकियाँ लगाऊंगा। इतने में टिकट काटने की घंटी बजी। जल्दी दतवन चीर कर बाबा ने जीभ साफ की और घाट के अंदर घुटने पर पानी के अंदर कुल्ला किया। आँख मुँह धुआ, फिर 3 बार अपने ऊपर हिमालय से निकली उस पुण्य सलीला नदी का जल छींटकर सिक्त किया। टिकट कटाया, 2 पूरा और 1 आधा। तब तक बंगाल नॉर्थ रेलवे की वो छोटी गाड़ी आ पहुंची। भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। तीनों चढ़ गए। इंजन छुक छुक की आवाज़ से चलने लगी। तारसराय में शंकर बाबा ने इक्का ठीक कर लिया। इक्केबान ने उस पर बांस की 2 फट्टी लगाकर ऊपर से बड़ी चादर डाल दी। फिर पर्दा का इंतजाम हो जाने पर चाची इक्के में बैठ गई। इधर का इक्का बनारस और इलाहाबाद की इक्के की तरह नहीं होती। वहाँ के इक्कों पर छतरी होती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के रथ का बिगड़ा हुआ आधुनिक नमूना ही हमारे सामने खड़ा है। लेकिन इधर से वह इक्के छतरीदार नहीं होते हैं। कच्ची सड़क पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले ने किसी ज़माने में अपनी उदारता दिखलाई थी, वहीं वहाँ रोड़ियाँ आवागमन की आधुनिक सुविधा के नाम पर अपना रोना रो रही थी। इक्का इतना हिलता डुलता था कि चाची ने वह सारा रास्ता आह ऊह करते हुए पार किया। बाबा और रत्ती बातें लड़ाते हुए पीछे आते रहे। थोड़ी देर में शुभंकरपुर पहुंच गए। तो श्रोतागण, आज मैंने ये नया एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा है कि तरकुलवा से चाची अब पुनः शुभंकरपुर आ गई है। वो उनकी जो समस्या थी उस समस्या से निजात पाके तरकुलवा से शुभंकरपुर रतिनाथ की चाची आ गई है। रत्ती भी साथ में है। तो आग्रह ये जो सारे संपूर्ण रचना को आप लोग स्किप करके नहीं, पूरा सुनिए और पूरा सुनने के बाद अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। और दूसरी बात, हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र बनाए रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा हमेशा आप लोगों पर बरसता रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।